व्हाट इज पीरियोडिक टेबल एंड एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। मतलब ये एक सिलोबस बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाया है कि कोई भी आपसे ये पूछ सकता है। तो पीरियोडिक टेबल्स ऑलरेडी टेबल आप जानते हैं कि रोज एंड कॉलम के मजमूए को हम टेबल कहते हैं, मतलब जिसमें रोज हो कॉलम्स हो इसको हम टेबल कहते हैं। अब पीरियोडिक टेबल हम किस चीज़ को कहेंगे? पीरियोडिक टेबल्स हम कहते हैं कि the table in which the elements are arranged in the increasing order of atomic number or atomic masses, in which the properties are repeated after certain interval, it is termed as periodic tables. सो पीरियोडिक टेबल्स जो हैं ये इसके डिफिनीशंस हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर्स की बेस पे जब हम अरेंज करते हैं अनासिर को तो नतीजे के तौर पर इससे जो टेबल बनता है इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। सो पीरियोडिक टेबल की अब मैं मुख्तसरन आपको हिस्ट्री अगर बताऊं तो इनिशियली जब एलिमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम थी तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं था, लोग बस सिर्फ वो चंद एलिमेंट्स जानते थे। तो जो एलिमेंट्स जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट के मौसिल थे, इसको मेटल्स कहते थे। और वो एलिमेंट्स जो जिससे हीट पास नहीं होता था, करंट पास नहीं होता था, इसको नॉन मेटल कहते थे। इसी तरह के विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे मेटल्स भी, ऐसे एलिमेंट्स भी सामने आ गए जो कि वो 50-50 मेटल्स और 50-50 नॉन मेटल्स थे, मतलब वो सेमी कंडक्टर से। तो इन एलिमेंट्स को उन्होंने मेटलाइट्स का नाम दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वक्त गुजरता गया और एलिमेंट्स और भी एलिमेंट्स दरियाफ्त हो गए तो फिर साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने जो है ये ज़रूरत महसूस की कि इन एलिमेंट्स को हम जो है क्लासीफाई करें, मतलब ख़ास तरतीब से हम इसको ग्रुप करें ताकि एक ही ग्रुप में एक ही एलिमेंट्स के खसूसियात से हम सारे एलिमेंट्स के खसूसियात के बारे में अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इस मैदान में, इस फील्ड में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो जर्मन केमिस्ट द ब्राइनर्स हैं। उसने ट्रेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1817 में, ट्रेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ट्रेड ट्राई से है, ट्राई कहते हैं 3 को। सो जर्मन केमिस्ट जो द ब्राइनर्स है उसने 3 अनासिर को एक एक ग्रुप में मतलब इकट्ठे किए। किस तरह वो 3 अनासिर को, किस किस्म के अनासिर एक ग्रुप में रखते थे? वो ऐसा करते थे कि रैंडमली 2 अनासिर का एटॉमिक मास लेते थे, उसका सम करते, मतलब जमा करते, 2 से डिवाइड करते, मतलब इसका एवरेज लेते। और इसका एवरेज जो किसी भी एलिमेंट्स का था बस वो एलिमेंट उसके दरमियान, इन 2 एलिमेंट्स के दरमियान रखता था। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप वो बनाते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह कि in such a way that the central metal has the mass of the average of the other 2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, लिथियम है और पोटाशियम है। इन दोनों का उसने जब सम लिया, उसके मासेस का सम लिया तो वो 46 बनता है, डिवाइड बाई 2 से 23। ये 23 जो है इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास है। सो जब उसने ये देखा कि ये 23 किसका मास है तो ही फाउंड दैट इट इज द मास ऑफ सोडियम। सो जब सोडियम का मास है तो इसी वजह से उसने इन दोनों के दरमियान सोडियम रखा और इस तरह के ये 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल उसने मतलब ग्रुप बनाया और डिफरेंट ग्रुप इसी तरह के बनाए। इस फील्ड में और साइंटिस्ट आ गए और मतलब ग्रुपिंग में कोशिश की उन्होंने ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अनासिर को यकजा करके एक ग्रुप में रखे। सो इस फील्ड्स में न्यूलैंड्स ने, जो कि इंग्लिश केमिस्ट था, 1864 में उसने ऑक्टेव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ऑक्टेव जो है ऑक्टा से ऑक्टा 8 को कहते हैं। सो न्यूलैंड्स ने अनासिर को किस तरह, आठ अनासिर को किस तरह एक ग्रुप में रखते थे, उसने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया। वो कहते हैं कि if the elements are arranged in the increasing order of their atomic on the basis of their atomic masses or atomic weight, then every eighth element show the properties to that of the first। मतलब जो अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें on the basis of their increasing atomic order of masses, सो फिर वो कहते हैं कि हर 8वां आंसर जो है वो रिपीटेशंस करता है फर्स्ट आंसर के खसूसियात के साथ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखिए लिथियम फर्स्ट उसने लिया, उसका एटॉमिक मास चूंकि 7 है। इसके बाद बेरिलियम, चूंकि बेरिलियम का 9 है और इसी तरह के फिर बोरान का जो कि 11 है एटॉमिक मास है, इसी वजह से इसमें मिसिंग है। इस तरह के कार्बन का जो है 12 और इसी तरह के ऑक्सीजन 16 और फिर फ्लोरीन उसने रखा। तो ये फ्लोरीन के बाद जो है एटॉमिक मास चूंकि सोडियम का आता था
23, तो उसके बाद उसने 23 रखा। लेकिन ये 23 उसने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स के नीचे रखा, चूंकि उसके कानून ये था, वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आप देखें तो ये लिथियम 1 2 3 4 5 इसी तरह के 6 और 7, ये 7 हो गए, और ये सोडियम जो है 8th पे चुन के आता है, तो 8th आंसर को उसने फर्स्ट आंसर के नीचे रखा। और इसी तरह के मतलब वो कहते हैं कि ये 8वां जो आंसर है ये फर्स्ट आंसर की तरह खसूसियात रखता है, तो इसी वजह से उसने यहाँ पे रखा। अगर आपको याद है तो दुब्राइनर सिस्टम ने भी लिथियम और सोडियम को एक ही ग्रुप में रखा था। सो ये सिस्टम जो है बहुत, दुब्राइनर सिस्टम के मुकाबले में ये सिस्टम बहुत अच्छा था, चूंकि यहाँ पे 3 की बजाय 8 अनासिर का ग्रुप बनाया गया। लेकिन ये जो सिस्टम था ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा, क्यों? चूंकि बहुत जल्द जो है नोबल गैसेस दरियाफ्त हो गए, और जब नोबल गैसेस दरियाफ्त हो गए तो फिर यहाँ पे नोबल जो नियान है, नियान दरियाफ्त हो गया, तो नियान का एटॉमिक मास जो है वो 20 था। सो जाहिर बात है कि वो फ्लोरीन के बाद फिर 20 आना चाहिए, 23 नहीं 20। सो 20 वो यहाँ पे अगर रखता तो वो नोबल गैस है, और नोबल गैस का लिथियम के साथ खसूसियात बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसी वजह से ये सिस्टम नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद फेल हो गया। सो जब ये सिस्टम फेल हो गया तो मेंडलीव्स ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया। अब मेंडलीव ने सारे के सारे जितने भी अनासिर थे, इन सारे के सारे अनासिर को यकजा करके एक टेबल में उसने अरेंज किया, और उसने बिल्कुल न्यूलैंड्स का जो कानून था उस बिल्कुल वही कानून उसने भी इस्तेमाल किया। इसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इस तरह डिफाइन किया जाता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मासेस। मतलब उसने एटॉमिक मास की बेस पर अब क्या बनाया, अब एक टेबल बनाया जिसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसमें पीरियड्स एंड ग्रुप से इस तरफ पीरियड आते हैं और इस तरफ जो है ये ग्रुप्स हैं। तो उसने पीरियड्स और ग्रुप बनाए। यहाँ पे अगर आप देखें ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में उसने रखा। इस तरह लिथियम है, बेरिलियम है, इसको एटॉमिक मास की बेस पर उसने अरेंज किया। फ्लोरीन से बिल्कुल न्यूलैंड्स ने जिस तरह फ्लोरीन तक अरेंज किया था, और इसके बाद उसने सोडियम यहाँ पे रखा था, तो बिल्कुल ये उसी न्यूलैंड सिस्टम की तरह है। लेकिन न्यूलैंड जो है वो सिर्फ 8 अनासिर का ग्रुप बनाता था, और ये जो है कंटिन्यूस है। मतलब यहाँ पे ये से भी अगर यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो फिर ये 8वां आंसर बनता है, तो इसकी इन दोनों की खसूसियात यकसा है। इस तरह के यहाँ से आप शुरू करें तो फिर ये 8वां बनता है, तो इनकी दोनों की खसूसियात भी यकसा है। उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर तरतीब दिया, और उसने मेंडलीव्स ने खाली जगह भी पीरियोडिक टेबल में छोड़ी, जो मतलब यहाँ पे जो मिसिंग आता था। मतलब ये एलिमेंट्स मतलब यहाँ पे 40 हैं, ये 48 है, लेकिन 48 की खसूसियात जो है यहाँ इन 3 ग्रुप वाले अनासिर के साथ बिल्कुल भी यकसा नहीं थी, तो इसी वजह से उसने इसको यहाँ पे रखा। और उसने ये गेस किया कि यहाँ पे एक आने वाला एलिमेंट्स जो अभी दरियाफ्त नहीं हुआ है वो आएगा, और उसका मास जो है 44 होगा, और वो इसी ग्रुप में इसी जगह पे हम रखेंगे। तो बिल्कुल उसने खाली जगह छोड़े, और बाद में ये अनासिर जब दरियाफ्त भी हुए तो इसी जगह पे वो फिक्स भी हुए। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है बहुत तो फ्रूटफुल था, क्योंकि सारे के सारे अनासिर को एक ही टेबल में यकजा किया। साइंटिस्ट के लिए और केमिस्ट के लिए बहुत आसानी पैदा की। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया। कब फेल हो गया? जब वो आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई। जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई तो ये सिस्टम फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? चूंकि आइसोटोप्स हम कहते हैं कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। जब हाइड्रोजन के आइसोटोप दरियाफ्त हुए, हाइड्रोजन 1 2 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तो अब जो है इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मुताबिक जो है 3 ग्रुप्स में इसको रखना चाहिए। जब हम 3 ग्रुप में रखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज फिर जो है तब्दील हो जाते हैं, जो कि हकीकत में इस तरह नहीं होता। इसी तरह कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, मतलब बहुत सारे अनासिर के आइसोटोप्स हैं, और फिर हम डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो हमसे चाहते हैं। तो मोज़ले ने 1913 में पीरियोडिक टेबल बनाया। उसने अपना एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, या फिर मोज़ले पीरियोडिक लॉ कहते हैं। मोज़ले ने क्या किया? मोज़ले ने इस पीरियोडिक
जो पीरियोडिक लॉ इंट्रोड्यूस किया, उसने सिर्फ और सिर्फ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास को तब्दील करके एटॉमिक नंबर उसमें डाला। मतलब उसने बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। और जब उसने एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब दिया तो इससे ये पीरियोडिक टेबल बन गया जो आपको नजर आ रहा है। और ये वो पीरियोडिक टेबल्स हैं जो आज तक जो है हो गया है, आज तक राइज है। मतलब इसमें आज तक 1913 से लेकर 2023 तक 100 साल गुजर गए, लेकिन किसी ने उस पर इतराज़ नहीं किया।